Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। अगर आप आज के दिन में जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कू या कोई बड़ी मीटिंग हो रही है या धमकी दी जा रही है ओपनली इन इंटरनेशनल मीडिया कि भाई हम तो 100% टैरिफ बढ़ा देंगे, हम तो इस कंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसे वॉर्स को रोकेंगे। आज के दिन तो जियोपॉलिटिक्स में इतना बज़ है कि इससे पहले अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट जस्ट सीम्स 1930s का एक रिपीट हो रहा है। 1930s का क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि 1930s में एग्जैक्टली यही हो रहा था, जहाँ पे एक हेजिमॉन was coming down और दूसरा हेजिमॉन राइज कर रहा था। यूएस was stepping in एंड वहाँ पे इस ट्रांजिशन फेज के समय पे ऐसा एक जियोपॉलिटिकल केओस हुआ था जैसे कि आज हो रहा है। और इसीलिए कई एनालिस्ट कहते हैं कि भाई क्या कोल्ड वॉर आने वाला है या क्या कोल्ड वॉर में है आज हम। तो ये सारे जो जियोपॉलिटिकल केओस है उसमें एक बड़ा यूनिक सा चीज ऑब्जर्व करने के लिए है। लास्ट कुछ महीनों में, मैं इस पर्टिकुलरली 2024 की बात ही करने वाली हूँ। 2024 में अगर हम देखें तो चाइना की तरफ से इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बट कोई मेजर कदम नहीं लिया जा रहा। चाहे हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, चाइना ने वही रशिया को सपोर्ट करते हुए हैज बीन बाइंग पेट्रोल, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, बट उसके अलावा कुछ और नहीं बोला गया या कुछ और मेजर स्टेप नहीं देखा गया कि भाई चाइना ने मीडिएट किया या कुछ किया। दूसरा, इजराइल की वॉर के बारे में कहे तो वही सेम बोला गया कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन एंड थिंग्स लाइक दैट। अभी तो सीरिया में भी रेबेल्स ने कैप्चर कर लिया डामस्कस में, वहां पे भी चाइना ने कुछ नहीं बोला। इंटरेस्टिंग बात है, यही साल है जहां पे यूएस में इलेक्शंस हुए हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो पावर में आई है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के वजह से फिर से वही मीडिया में कुछ भी कहना, धमकी देना, सब कुछ चल रहा है। बट इन सारे चीजों में अगर आप देखोगे चाइना एकदम शांत है। चाइना की तरफ से ऐसा कोई कदम या कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया है जिससे ये लगे कि हाँ भाई जो आने वाला हेजिमॉन है वो कुछ कर रहा है या वो कोई स्टैंड ले रहा है। तो मैंने ये जब क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल में पुट किया तो कई बच्चों ने कहा कि भाई चाइना उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब सिचुएशन सही रहे, यूएस वीक पॉइंट में रहे और उस समय पे हमला बोलेगा चाइना। या किसी ने ये भी कहा कि भाई चाइना अपना अभी टाइम देख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी को भाप रहा है, उसी के बाद चाइना अपना चाल चलेगा। बट अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को चेस बोर्ड की तरह देखें, जियोपॉलिटिक्स इज नथिंग बट चेस, तो वहां पे आपको दिखेगा कि भाई अभी तो सही मौका था चाइना को कि कुछ बोलने का, कुछ करने का, या ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करे जहां पे यूएस का डाउनफॉल इमिनेंट हो और चाइना का राइज अगेन गारंटीड हो। बट ये नहीं हो रहा है, बल्कि चाइना आज के दिन में एक बैकस्टेप लिए जा रहा है। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि क्या चल रहा होगा चाइना के स्ट्रैटेजिक थॉट में इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अब आते हैं थोड़ा सा पहले समझते हैं, बिकॉज ये दोनों वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इन लॉट ऑफ आर्टिकल्स आज के दिन में। तो क्या है ये दो चीज? इट्स अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि ये आईआर थियोरी का पार्ट है। दोनों ही ट्रैप्स एक्चुअली में जोसेफ एस नाई जूनियर ने ही अपने आर्टिकल्स में समझाया है। एंड ये दोनों जो ट्रैप्स है ये बेसिकली ट्रांजिशन फेज, हेजिमोनिक ट्रांजिशन फेज को रेफर करता है। तो ये हेजिमोनिक ट्रांजिशन फेज होता क्या है, इसको समझते हैं। हेजिमोनिक ट्रांजिशन फेज होता है जहां पे एक हेजिमोन का डाउनफॉल है और दूसरा हेजिमोन राइज कर रहा है, राइट। अब थुसिडाइडिस जो ट्रैप है, जो बेसिकली ये कहता है कि जो हेजिमोन को चैलेंज करता है, अगर वो काफी स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हो, that is the next hegemon is a strong power, तब वर्ल्ड में chaos wars होगा ही, जिसके वजह से there will be an impact on both
जो कि प्रीवियस हेजिमॉन है और जो नया हेजिमॉन इमर्ज कर रहा है, दोनों को नुकसान होगा। दोनों का ही एक तरीके से देखा जाए कि दे विल फील द हीट ऑफ द क्लैश ऑफ द टाइटन्स। अब दूसरा जो चीज है वो है किंडलबर्गर ट्रैप। अब किंडलबर्गर इज बेसिकली एन अमेरिकन हिस्टोरियन, ही रोट अ लॉट अबाउट इट एंड ही हैड बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो हेजिमॉन को चैलेंज करता है वो स्ट्रांग हो, और जब वो स्ट्रांग ना हो और वो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स ना दे पाए तब केओस होता है। एंड ही हैड रिटन अबाउट द 1930s का डिकेड। उसी चीज को उठाते हुए जोसेफ एस नाई ने ये किंडलबर्गर ट्रैप के बारे में बताया था कि अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हो तो वॉर तो होगा ही आपके और प्रीवियस हेजिमॉन के बीच में एज पार्ट ऑफ थुसिडाइडिस ट्रैप। बट अगर आप वीक हो एज अ चैलेंजर और दूसरा जो मतलब जो एग्जिस्टिंग हेजिमॉन है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन में आ रहा है, तब मल्टीपल वॉर्स होंगे अमंग्स द अदर्स। इसको समझते हैं एक जंगल में, ठीक है। सोचो कि एक बुढ़ा शेर है, ठीक है, और वो बुढ़ा शेर को यूजुअली लायन के पैक या प्राइड में एक नया उसका बेटा होगा जो चैलेंज करेगा और उसके बाद वो बन जाता है राजा उस पर्टिकुलर टेरिटरी का, उस पर्टिकुलर जंगल का, ठीक है। अब जब वो चैलेंज करेगा तो वॉर तो होना ही है दोनों के बीच में, बट इसमें यह भी नुकसान हो सकता है कि दोनों को ऐसा वार लगे कि दोनों ही खत्म हो जाए और कोई और आ जाए एज अ किंग, राइट। तो यहां पे ये ट्रैप तो होना ही है कि दोनों के बीच में जब चैलेंज होगा वॉर तो होना ही है, और वॉर कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, कोई भी जीत सकता है। यूजुअली हम ये मानते हैं कि जो यंग लायन होगा जो चैलेंज कर रहा है वो जीतेगा, बट अगेन नथिंग इज रिटन, राइट। अब किंडलबर्गर ट्रैप को अगर हम समझते हैं तो यहां पे आएगा कि अगर जो चैलेंजर है, जो नया एक बच्चा टाइगर है जो चैलेंज कर रहा है, नहीं लायन है जो पुराने लायन को चैलेंज कर रहा है, बुढ़े लायन को चैलेंज कर रहा है, बट वो इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि भाई दूसरे जो लायंस है पैक के वो माने उसकी बात। तो यहां पे क्या होगा, जो दूसरे लायंस हैं वो आपस में लड़ने लगेंगे और पावर जो है ना बुढ़े लायन के पास रहेगा ना नया चैलेंजर लायन के पास रहेगा, बल्कि ये एक केओटिक प्राइड या पैक बन जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको यूज करेंगे तो किंडलबर्गर ट्रैप ये कहता है कि भाई अगर चैलेंजर इतना स्ट्रांग ना हो देन वर्ल्ड विल मूव इनटू मोर एंड मोर केओस, जो कि 1930s में हुआ था। अमेरिका डिड नॉट स्टेप इन एज अ मोर पावरफुल हेजिमॉन, ब्रिटेन वाज ऑलरेडी डिक्लाइनिंग, एंड इसी वक्त पे आपको दिखता है एक कंप्लीट केओस लीडिंग टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर लाइट इट वाज वेरी एविडेंट कि जब हम आज के दिन बार बार कहते हैं कि चाइना इज द नेक्स्ट हेजिमॉन, वो चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, तो ये दोनों ट्रैप को लेके हमेशा बातचीत होती रहती है कि भाई कौन से ट्रैप में एक्चुअली में आ रहा है। क्या यूएस वर्सेस चाइना एक आउटराइट वर्ल्ड वॉर 3 होगा, या यूएस और चाइना आपस में इतने वीक हो जाएंगे कि मल्टीपल वॉर्स देखने को लगेंगे। और वही हो रहा है आज के दिन में। यूएस रिट्रीट करे जा रहा है। यूएस अगर आप देख रहे हो धीरे धीरे नेटो को, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई हम नहीं देंगे और वेपन्स, जो आपकी वॉर है आप लड़ो। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से वापस आ रहा है यूएस। तो जैसे जैसे यूएस रिट्रीट करता रहेगा वैसे वैसे कंट्रीज विल एक्सपेक्ट चाइना टू स्टेप इन, और आज के दिन चाइना स्टेप इन नहीं कर रहा है। लगा था चाइना स्टेप इन करेगा, बट चाइना इज नॉट एबल टू स्टेप इन। अब उसके रीजंस को समझते हैं। हमेशा दो पहलू होती है, एक डोमेस्टिक या इंटरनल फैक्टर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब आते हैं पहले इंटरनल या डोमेस्टिक फैक्टर्स को समझने में। सबसे पहला सबको पता ही है कि चाइना में एक मेजर प्रॉपर्टी सेक्टर क्रैश हुआ था, विच वॉज लेड बाय द एवरग्रांड ग्रुप। एवरग्रांड ग्रुप ने बहुत सारा मकान बनाया था एंड इट हैड टेकन अ ह्यूज लोन टू बिल्ड दीज हाउसेस। बट जब कोविड हिट किया उस समय पे डिस्पोजेबल इनकम था नहीं इतना,
तो लोगों ने घर नहीं खरीदा, जिसके वजह से कई मकान आज के दिन खाली पड़ा हुआ है एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज स्पेशली रियल एस्टेट कंपनीज लाइक एवरग्रैंड दे कोलैप्स्ड। एंड कोलैप्स का मतलब ही हो गया कि भाई लोन वापस नहीं गया टू द बैंक, राइट। तो प्रॉपर्टी सेक्टर क्रैश हुआ चाइना में, विच वाज अ ह्यूज हिट टू चाइनीज इकोनॉमी। दूसरा जो है कि बर्थ रेट क्राइसिस आ गया आज के दिन में। 2023 में रिपोर्ट्स जो थे वो कह रहा था कि हर 1000 बर्थ में 6.23 बर्थ हो रहा है चाइना में। सो फॉर एवरी 1000 there is 6.23 births, 1000 people, right? Now which basically means that the birth rate has gone down significantly, जिसके वजह से पॉपुलेशन रेट हैज गॉन डाउन एज वेल। एंड आज के दिन चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कई सारे पॉलिसीज लेके आने का कि बर्थ रेट को रिवाइव कर पाए, बट वहां पे भी दिक्कतें आने लगी हैं। तीसरा चीज जो है वो है ट्रेड फ्रिक्शंस। हर कंट्री के साथ जिस तरीके से डंपिंग के थ्रू में रिलेशंस बनाया था, सस्ता माल जाके उनके मार्केट में डंप कर दिया था, जिसके वजह से कई कंट्रीज ने एंटी डंपिंग लॉज बनाना शुरू कर दिया, एंटी डंपिंग एक क्लॉज डाल दिया विद ट्रेड विद चाइना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मेजर से चाइना ने अपना ग्रोथ किया था, आज के दिन में मेजर इकोनॉमीज लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सभी कंट्रीज ने एंटी डंपिंग को लेके कोई ना कोई लॉ बना के इसको रोकने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट डाउन जा रहा है चाइना में। इस साल जून महीने में रिपोर्ट आया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो करता है चाइना में वो 56% का डाउनफॉल हुआ है उसमें, विच बेसिकली मीन्स इम्पेटस कम है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। उसके अलावा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, डेट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, कई सारी चीजें हैं जिसके वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है चाइना में। इसके वजह से अगर आप यूट्यूब में ढूंढोगे तो मेजर मतलब बड़े बड़े आर्टिकल्स, आपको बड़े बड़े वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे ये बताया जा रहा है कि चाइना इज अबाउट टू कोलैप्स, इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाइना अभी भी आउट ऑफ 195 कंट्रीज 120 कंट्रीज के साथ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। अब इसका मतलब है कि चाइना इज गोइंग नोवेयर, बट हाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जिसका मतलब ये है कि भाई देयर इज बाउंड टू बी इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, जो ऑलरेडी न्यूज में आने लगा है कि भाई देयर इज 16 दिसंबर का रिपोर्ट ही है कि भाई अनरेस्ट शुरू हो चुका है। और अनरेस्ट एक अथॉरिटेरियन कंट्री के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, बिकॉज द पॉपुलर अनरेस्ट कैन जस्ट स्पाइरल इनटू समथिंग मेजर, एंड इसको क्वॉश करने के लिए यू नीड टू हैव योर मिलिट्री इन हैंड। एंड वापस आपको लोगों को ये बिलीव करवाना पड़ेगा कि भाई लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस आप लोगों को ये आपको बिलीव करवाना पड़ेगा कि भाई इट इज मी, that is Xi Jinping, who is going to give you what you need. It is the Communist Party of China that is going to give what you need. तो ये जो आपका to get that positive reinforcement happen, इसके लिए टाइम लगता है, राइट। एक चीज तो है कि भाई इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आप कुछ कदम लोगे, बट उस कदम के साथ साथ आपको लोगों को भी ये बिलीफ देना पड़ेगा कि भाई हम अभी भी आपके साथ हैं, डोंट कम ऑन द स्ट्रीट्स। So this is the general atmosphere in China right now. There is a lot of popular protest का एक buzz आने लगा है, plus economic revival के लिए already काफी steps लिए गए हैं, but अभी तक उसका result नहीं दिखा है। वो आने वाले साल में 2025 के second third quarter में ही समझा जाएगा कि ये जो steps लिए गए हैं उसका कोई impact होने वाला है कि नहीं, but तब तक के लिए आपको popular support अभी तक मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो केओस तो है डोमेस्टिक फ्रंट पे, बट इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसके पास एक ही लीडर है, एक ही पार्टी है, ऑपोजिशन में कुछ है नहीं, और पूरी की पूरी मिलिट्री आपके कहने पे ही चलती है, तो उनको ऐसे जरूरत मतलब देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी वरीड अबाउट दीज फैक्टर्स। तो देन द पॉइंट बिकम्स कि then why is China silent? Is it because of only internal matters? अगर हम external matters की बात करें तो दो मेजर न्यूज आपको दिखेगा कि एक तरफ आता है कि ताइवान के आसपास चाइना ने एक
मैंने बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट किया है, राइट बहुत ज्यादा. इट हैज काइंड ऑफ हैड अ नेवल एंड ड्रोन डिप्लॉयमेंट दैट हैज हैपेंड नियर ताइवान. दूसरा जो न्यूज था वो था प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का. जो चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो आज के दिन म्यांमार जा रही है टू प्रोटेक्ट चाइनाज इंटरेस्ट इन म्यांमार इन लाइट ऑफ द अराकन आर्मी विनिंग. नाउ दीज टू न्यूज बेसिकली अगर आप देखोगे तो एकदम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, पर एक चीज ये बताता है कि चाइना बहुत स्ट्रैटेजिकली बट साइलेंटली अपने इंटरेस्ट को अभी भी इंश्योर करे जा रहा है. बट यहां पे आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन to the 4 red lines that Xi Jinping had recently mentioned to Joe Biden. ठीक है, तो जो बाइडेन के मीटिंग में, जो हाल ही में G20 के मीटिंग में, उन्होंने 4 रेड लाइंस बताई हैं. पहला रेड लाइन है ताइवान. कहा है कि भाई चाइना कुछ भी कर देगा ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां पे यूएस को नहीं आना है. नाउ इन दैट लाइन दिस मेक्स सेंस. दूसरा चीज उन्होंने बोला है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन उनको नहीं चाहिए. They don't want any criticism about the political setup in China. That means that they don't want any kind of report or any kind of discussion about the CPC. जिसको लेके अगर आप देखते हो 2020 से लेके, that is from the pandemic to the recovery period, China has been paying a lot to the influencers to control negative feedback about CPC in the social media. बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जहां पे इन्फ्लुएंसर्स को उसके बाद कंपनी शेल कंपनीज बना के पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया गया है अबाउट CPC एंड व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना. नाउ इन दैट लाइट अगर हम देखते हैं तो चाइना ने यूएस को यही बोला है कि भाई don't even come talk about political freedom and media freedom and all of that. ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं है. तीसरा चीज जो उन्होंने रेड लाइन बोला है, इट इज अबाउट इकोनॉमी ऑफ चाइना, which basically translates into trade. Now, for trade, चाइना का 3 चीज इंपॉर्टेंट है. एक है BRI, दूसरा है आपका साउथ चाइना सी, और तीसरा है सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि EV का ट्रांजिशन हो रहा है. इन तीनों चीजों की अगर हम बात करें, चाइना ने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया. वी ऑलरेडी नो BRI इज समथिंग दैट चाइना इज अग्रेसिवली प्लेइंग अक्रॉस. दूसरा चीज साउथ चाइना सी आज के दिन में सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है, जहां पे चाइना ने खुद के न्यूक्लियर सबमरीन से लेके सब कुछ डिप्लॉय करके रखा है और एक एक करके आइलैंड भी खुद के नाम पे ले रहा है. तीसरा आता है सेमीकंडक्टर्स, जो आज न्यूज में आ रहा है कि चाइना ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई हम जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो नहीं देंगे अमेरिका को. वी आर गोइंग टू कीप इट फॉर आवरसेल्व्स. वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज असेंबली. रिपोर्ट्स यहां तक आने लगी है कि चाइना इज नाउ लुकिंग एट सिमिलर काइंड ऑफ EV व्हीकल्स दैट टेस्ला वाज मेकिंग और इज मेकिंग. नाउ based on that, those kind of reports, it is very easy to understand कि चाइना अपना जो इकोनॉमी स्ट्रेंथ्स हैं, ये जो 3 चीजें हैं, वहां पे किसी तरीके का इंटरवेंशन यूएस की तरफ से वो नहीं मानेगा. अब जो चौथा रेड लाइन चाइना ने कहा है, इट हैज टॉक्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स. अगेन कमिंग आउट टू द पॉइंट दैट व्हाट अमेरिका बिलीव्स एज ह्यूमन राइट्स वायलेशन does not necessarily mean कि चाइना उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन मानेगा. बेसिकली रेफरिंग टू तिब्बत एज वेल एज द उइगुर मुस्लिम्स. नाउ इन चारों रेड लाइन के अलावा अगर आप देखते हो, चाइना हैज maintained silence because China does not want to militarily take on US. तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है. चाइना का जो हेजेमोनिक एस्पिरेशन है वो मिलिट्री के थ्रू नहीं है, वो इकोनॉमी के थ्रू है. एंड इकोनॉमी के लिए you don't only need a revival of domestic economy but also focus on BRI and its trade. जिसका मतलब ही आ जाता है कि it is of course going through a difficult time and इसी वजह से चाइना शांत है, but China is making steady improvements and kind of capturing more and more local markets in Africa and Latin America. हम देख रहे हैं यूरोप में, हम देख रहे हैं एशिया में, but चाइना कहीं और strategic inroads बना रहा है, and that is something which is missing from this entire geopolitical understanding. हमेशा सिर्फ चाइना का स्टेटमेंट देख रहे हैं कि वो यूएनएससी में क्या कह रहा है, वो यूक्रेन को क्या कह रहा है, बट
ऑन द अदर हैंड चाइना का शिप आज के दिन में ऑलरेडी पोलर सिल्क रूट के थ्रू में मूवमेंट शुरू हो चुका है। आज के दिन में चाइना ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स करके ट्रेड शुरू हो चुका है। मेजर ट्रेड की बात कर रही हूं विथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। BRI हैज रीच्ड अफ्रीका। अंटार्कटिका में 6 रिसर्च स्टेशंस बन चुके हैं। सो चाइना इज डेफिनेटली गोइंग इनटू एरियाज जहां पे पहले एग्जिस्टिंग हेजिमॉन नहीं पहुंचा था। And that is why the analysis is missing that. So, back to the question, Thucydides trap or Kinderberger trap? यहाँ पे at this point of time, it is going to be neither. ना Thucydides trap रहेगा जहां पे हम war देखेंगे, ना ही Kinderberger trap रहने वाला है. Instead, China is taking a completely different route to economically challenge US. It is not going to be a repeat of 1930s. It is going to be a multipolar world order जहां पे multiple countries are going to come up as centers of power. But yes, वो equal power नहीं रहेगा, वो hierarchical रहेगा और China वही ensure कर रहा है. I hope that answers why China is geopolitically silent today on major issues, because China's attention is somewhere else. With this, let me come to an end. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.